धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आया, जैसा इन्होंने कहा, कि मुझे लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा घोटाला करना पड़ा। और ये इतना ऑर्गेनिकली हुआ है कि मैं थिएटर करते रहता था, वो भी ऐसा। गुजराती कमर्शियल थिएटर बहुत पैरेलल इंडस्ट्री है, जिसके महीने में कुछ 30-35 शो होते हैं। तो कुछ कलाकार, कई सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो गुजराती थिएटर पे निर्भर हैं, वो घर भी चला सकते हैं। तो मैंने तो शुरुआत की थी, तब एक शो के कुछ 400 रुपये मिलते थे, 350 से 400 रुपये, 2005-06 की बात है। तो एक कमर्शियल प्ले किया, फिर मैं समझ गया कि कमर्शियल प्ले मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें इतना ट्रैवलिंग लगेगा कि मैं, जो मेरी जॉब थी साथ में, वो मैनेज नहीं हो पाएगी। तो मैंने पैरेलल थिएटर में भी पैरेलल थिएटर करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंटल प्ले, जिसके महीने में गिन के 2 या 3 शोज होते हैं। तो एक साल में गिन चुन के हम कहीं ना कहीं 25-30 शो कर लेते थे। अब ये करते करते गुजराती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। मुझे 2012 में गुजराती फिल्म हुई। तब गुजराती फिल्मों का ऐसा समय था कि कोई युवा गुजराती फिल्म देखने के लिए तैयार ही नहीं। हम खुद भी नहीं देखते थे गुजराती फिल्म। सडनली 2012 में मैंने बेयार की, और बेयार के बाद काफ़ी कुछ बदल गया गुजराती सिनेमा में, क्योंकि उसके पहले बहुत अच्छा सिनेमा होता था। बीच का एक दौर ऐसा था जहाँ वो पूरा एक डल पीरियड था। तो 2012 में जब बेयार रिलीज हुई, उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया। काफ़ी ऑडिशंस देता था, ऑडिशन में भी मतलब आउटराइट रिजेक्ट हो जाते थे हम लोग। टीवी तब इतना बड़ा था, मैंने टीवी में इतने सारे ऑडिशन दिए, टीवी ने कभी मुझे अपनाया। नाउ आई एम थैंकफुल टू दैट। अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, तब जाके ये हो पाया। और ऑडिशन में बहुत इंटरेस्टिंग जवाब और बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनी हैं। किसी ने मुझे बोला था कि तुम्हें यार, तुम जैसे दिखते हो, तुम्हें अमीर नहीं दिखाया जा सकता। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि इस पर मैं खुद कैसे काम करूँ, क्योंकि अब अगर कोई बोले कि यार तुम्हारा अभिनय ठीक नहीं है, तो मैं उस पर काम करूँ। आवाज़ ठीक नहीं है, उस पर काम करूँ। तुम कपड़े पहनने का ढंग बदलो, तो उस पर भी काम करो। पर अमीर कैसे दिखूंगा, वो मैं समझ नहीं पाया। तो ऐसे, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे जवाब भी हम सुनते रहते थे। सिलसिला चलता रहा, और फिर 2016 में मैंने फाइनली जॉब छोड़ा और फुल टाइम एक्टर बना। मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया, तब पता नहीं था कि क्या होगा, देखते हैं। तो फिर ये डायलॉग मेरी लाइफ में आना था, रिस्क है तो इश्क, इसलिए शायद वो रिस्क लिया होगा मैंने। तो 2018 में मैंने पहला ऑडिशन दिया था, और 19 में हमने स्कैम शुरू किया। ये सब होने के बाद जब 2020 में रिलीज हुआ, हंसल सर से बात हो रही थी कि सर कैसे सिलेक्ट किया मुझे, तो उन्होंने ये बोला था कि मैंने तुम्हारा ऑडिशन भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ तुम्हारे 1-2 प्ले देखे थे और एक गुजराती फिल्म देखी थी। तो जो मैं कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये कौन सी चीज़ कहाँ जाके क्या फल देगी। बट ये काम हमारा ऐसा है, कला का काम ऐसा है कि कब कौन सी चीज़ कैसे टर्न आउट हो जाए, नोबडी नोज। शी राइटली सेड, थिंग्स विल हैपन, बट व्हेन एंड हाउ नोबडी नोज। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। जब मेरा भी यही इम्प्रेशन था, जब मैंने स्कैम देखी तो स्कैम में डूबता चला गया। बाद में मुझे लगा कि जो हर्षद मेहता कर रहे हैं वो कौन है। तो जब आपका नाम देखा, तो जैसे कि सब लोग करते हैं गूगल सर्च, हंसल जी से मुलाकात थी तो एक लिटरेचर फेस्टिवल में मिले। तो मैंने कहा आपने स्कैम बहुत सुंदर बनाई है, बाद में स्कूप वगैरह सब उनका बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात की बधाई देना है कि आप एक बहुत अच्छा एक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत खुश हुए, बोले कि नहीं उसका काम बहुत अच्छा है, तुम गुजराती फिल्में देखना। मैं ये सवाल, बेसिक सवाल पे आना चाहता हूँ। थिएटर में ये आपको सुविधा है कि आप हर प्ले में, चाहे आप किसी एक प्ले में काम कर रहे हैं, आपके डायलॉग है, आपको सब याद है, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आप स्टेज पे आते हैं, आप अपने ढंग से हर बार उसका उस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ हवेली संगीत की परंपरा थी, एक ख्याल गायक अपने रागों को, उसी राग को हर बार प्रदर्शन में बरतते हुए उसके इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है, उसके आवर्तन को आगे पीछे कर सकता है। सिनेमा में इसका अवकाश नहीं है। जो सीन, जो डायलॉग जिस तरह से डायरेक्टर की चाहना है वैसे ही फ्रीज होगा, भले आप उससे कन्विंस ना हो। तो थिएटर एक्टर्स को ये कई बार समस्या आती है कि उनको हमेशा सेटिस्फैक्शन थिएटर देता है, शोहरत और पैसा सिनेमा देता है। आपको भी क्या इन सब बातों से दो चार होना पड़ा, या एक थिएटर आर्टिस्ट होने के बतर्ज जब आप इन प्लेटफॉर्म पे गए या गुजराती फिल्मों में काम किया, तो वो असुविधाएं कौन सी थी? तो थिएटर में, क्योंकि बचपन से थिएटर करता था, तो बहुत अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया।
सबके अलग अलग तरीके होते हैं स्क्रिप्ट आप तक पहुंचाने। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहला थॉट राइटर के दिमाग में आता है, वो एज इज पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर के दिमाग में, और डायरेक्टर हमें समझा के वो पूरा थॉट हम तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही ये 3 हाथों से गुजर के हम तक पहुंचता है, और जितने हाथ बदलेगा उतना उसमें लॉस होगा। तो एक एक्टर के तौर पे मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं फर्स्ट थॉट तक पहुंचने का प्रयत्न करूं। अब थिएटर में जैसे आपने कहा कि इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है, इसीलिए उसे थिएटर को एक्टर का मीडियम कहते हैं कि एक बार 25, 30, 35 दिन के रिहर्सल के बाद एक्टर स्टेज पे होता है, फिर वो सब उसका है। डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकते, वो पीछे बेचारे धुआं होते रहते हैं कि यार ये नहीं करना था, ये करना था। पर ये एक्टर का मीडियम है, जो भी होगा वो शो के बाद होगा। फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है, क्योंकि वो सेट पे तो होते ही है, उसके बाद एडिट पे भी बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है कि आप जितना एक्सपीरियंस करते जाओ उस मीडियम को, आप उसमें अपने हिसाब से काफी कुछ सीख के अपने आप को उसमें ढाल भी सकते हो। इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप उसमें भी उतना ही रहता है। शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। मीना कुमारी या मधुबाला? मधुबाला। श्याम बेनेगल या हंसल मेहता? हंसल मेहता। क्या बात है। हमारी लखनऊ की पापड़ी चाट या आपका गुजरात का फाफड़ा, थेपला, फाफड़ा? पापड़ी चाट। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना थेपला भी कहते हैं, तो भी हम आपका उतना ही सम्मान करने वाले हैं। वो मैं रोज खाता हूँ, तो पापड़ी चाट ही खाऊंगा ना यार। रेणुका जी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज इनको बहुत बढ़िया पापड़ी चाट खिलाई जाए। आपका बहुत आभार कि आपने इतने सुंदर ढंग से बातें की। एक कोई ऐसा गाना जो किसी महिला किरदार पे फिल्माया गया हो, भले उसे लता जी ने गाया हो या आज श्रेया घोषाल ने गाया हो, लेकिन उस फ्रेम में आप रहना चाहते, भले उस महिला का आंचल पकड़ के चलते, पूरा गाने के साथ, पूरी नैरेटिव। आप कुछ परफॉर्म करवा लेते, बाकी मैं बड़ा ही बेसुरा सिंगर हूँ। पर चलिए फिर भी ठीक है। आइए महलवा, इतना ही आता है। आप मधुबाला के सामने अशोक कुमार होना चाहते थे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, और मुझे लगता है कि लंच का समय है आपके सेशन का। हाँ, ओपन फोरम में हम जाएंगे। ओपन फोरम में जाएंगे। सबसे पहले हम फेलिसिटेट करेंगे प्रतीक जी को फॉर कमिंग टू अस, फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन, फॉर टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि स्ट्रगल्स ही डिफाइन करते हैं एक इंडिविजुअल को। मीनाक्षी प्लीज 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 जॉइन अस। मीनाक्षी प्लीज जॉइन अस इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। कोई बात नहीं, आप अब इस बार फेलिसिटेट कर दीजिए। आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें हमारे समक्ष रखी। ऑडियंस तालियों में कहीं से कहीं तक कमी नहीं होनी चाहिए। एक मोमेंटो मिस्टर यतेंद्र मिश्रा जी को भी लखनऊ फिल्म फोरम की जानिब से हम इस मौके पर देंगे। मिस इतिश्री मिश्रा जी को भी हम एक मोमेंटो प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू मॉडरेट these sessions, इतिश्री मिश्रा जी एंड मिस्टर यतेंद्र मिश्रा। Another memento is for Mr. Gaurav, who is the Secretary General of Amrin Foundation. Mr. Gaurav Dwivedi, please kindly come up on the stage to receive your memento. I request Ms. Renuka to kindly provide the memento to Mr. Gaurav.
question. In the interest of time, we will take only 3 to 4 questions. Please make your questions short and crisp so that we can have more answers and lesser questions. If any member of the audience is ready with a question, you can have the mics. I request the AD team to please provide the hand-free mics.